नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का और इस वक्त दिल्ली ब्लास्ट साइट से ये लगातार आप लाइव कवरेज देख रहे हैं। इस वक्त तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे एलएनजेपी अस्पताल की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। इस घटना में घायल हुए लोगों से, पीड़ितों से वो मुलाकात कर रहे हैं, उन्हें सांत्वना दे रहे हैं और साथ ही साथ डॉक्टर्स को दिशा निर्देश भी कि कहीं भी इलाज में ना कोई कमी होनी चाहिए और ना ही कोई कोताही बरती जानी चाहिए। अभी भूटान से लौटे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भूटान का उनका ये दौरा प्रस्तावित था और जिस दिन धमाके से जुड़ी हुई ये खबर आई, उसके बावजूद वो अपना ये दौरा नहीं टाल सके, क्योंकि पहले से ये दौरा प्रस्तावित था। लेकिन जैसे ही वो भूटान से लौटे हैं, उनकी प्राथमिकता पर दिल्ली ब्लास्ट में घायल हुए उन तमाम पीड़ितों से मिलने की थी, प्राथमिकता थी फौरन एलएनजेपी अस्पताल पहुंचने की। और इसलिए जैसे ही वो भूटान से वापस लौटे, उन्होंने सबसे पहले पीड़ितों से मुलाकात की है। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। घायलों से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं इंडिया टीवी पर। देखिए, राजधर्म यही कहता है कि जो अत्याचार करता है, जो खून बहाता है, जो अनैतिक करता है, उसके खिलाफ कानून का डंडा चलना चाहिए, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने भूटान दौरे के दौरान ये पहले ही इंडिकेशन दे दिया था कि गुनहगारों को छोड़ा नहीं जाएगा। और जैसे ही वो वहां से लौटे हैं, सबसे पहले एलएनजेपी अस्पताल का उन्होंने दौरा किया, पीड़ितों से मुलाकात करते हुए वो नजर आ रहे हैं। दिल्ली में हुए इस धमाके में 12 मासूमों की जान गई है। इतना ही नहीं, कई लोग घायल हुए हैं, बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। और हम जानते हैं कि इस सरकार की या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता में हमेशा से राष्ट्र प्रथम रहा है और भारतीय प्रथम रहे हैं। इसलिए जैसे ही वो भूटान से लौटे हैं, अपना दौरा उन्होंने पूरा किया है। सबसे पहले एलएनजेपी अस्पताल वो पहुंचे, जहां पर घायलों से मुलाकात कर रहे हैं। इस पूरे ब्लास्ट से जुड़ी हुई जितनी भी खबरें सामने आ रही हैं, वो बहुत सारी चुनौतियां, संदेह और आगे की एक नई रणनीति जो आतंकी तैयार कर रहे हैं, उसे लेकर वो तमाम खुलासे मैं आपके सामने करूंगी। लेकिन उससे पहले इस वक्त हमारे सहयोगी भास्कर मिश्रा एलएनजेपी अस्पताल में मौजूद हैं, फिर हम उनसे अपडेट ले लेते हैं। भास्कर, घायलों से मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही भारत लौटे हैं, लैंड उनका एयरक्राफ्ट किया है, फौरन वो एलएनजेपी अस्पताल की तरफ रवाना हुए। बिल्कुल, देखिए, पहले से ही अधिकारियों को ये सूचना दे दी गई थी कि पीएम सीधे एलएनजेपी हॉस्पिटल जाएंगे। दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ था, उसमें जो लोग घायल हुए थे, उनसे मुलाकात करेंगे। एसपीजी की टीम पीएम के यहाँ पहुंचने से पहले ही पहुंच गई थी। सारे जो बड़े डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर्स थे, वो लोग ऑलरेडी यहाँ पे हॉस्पिटल में मौजूद थे। सरकार को इंटीमेट कर दिया गया था, दिल्ली सरकार को। दिल्ली सरकार की तरफ से कोई भी मंत्री या सीएम नहीं थे, सिर्फ पीएम यहाँ पे पहुंचे। तकरीबन आधे घंटे वो रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर में और जो मरीज हैं उन सब से मुलाकात की, सबका हालचाल जाना, वहाँ जो स्थिति थी उसके बारे में जाना उनसे। और तकरीबन आधे घंटे के बाद प्रधानमंत्री यहाँ से निकल गए। ये सीधा मैसेज है। आपको याद होगा कि जब पहुंचे थे अपने विदेश दौरे पे ब्लास्ट की अगली सुबह, तब भी उन्होंने कहा था बहुत भारी मन से मैं यहाँ पे आज बोल रहा हूँ और जो भी इसका दोषी है उसको सजा दी जाएगी, वो उन्होंने साफ कर दिया था। और उसके बाद वो दौरा खत्म होते जैसे ही भारत की सरजमीन पे पहुंचे, सबसे पहले वो एलएनजेपी हॉस्पिटल में पहुंचे हैं। तकरीबन आधे घंटे तक जो घायल हैं यहाँ पे उनसे मुलाकात की। 20 लोग इसमें घायल हैं, जिसमें से एक सुश्रुत ट्रॉमा सेंटर। बिल्कुल भास्कर, आप बने रहे हमारे साथ। हमारे सहयोगी अतुल भाटिया भी जुड़े हुए हैं। अतुल, जो ये धमाका हुआ, 12 मासूमों ने अपनी जान गंवा दी और कई लोग इसमें घायल हुए। प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में इसलिए जैसे ही वो भूटान से लौटे हैं, घायलों से मुलाकात करना, उन्हें सांत्वना देना और उनके इलाज में कोई कोर कसर बाकी ना रह जाए, डॉक्टर्स और स्टाफ तक ये निर्देश पहुंचाना रहा। बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए, जैसे ही प्रधानमंत्री भूटान से हिंदुस्तान पहुंचते हैं, दिल्ली पहुंचते हैं, सीधा उसके बाद वो एलएनजेपी अस्पताल का रुख करते हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा भी उनके साथ में पीछे फोटो के अंदर दिख रहे हैं। तो पहले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उन्होंने घायलों से मुलाकात की, उनको सांत्वना दी, डॉक्टर्स को ये आदेश दिए, निर्देश दिए कि जो पूरी अच्छे से उपचार जो है वो इन घायलों का किया जाए। और उनको भी, जो घायल थे, उनको भी ये बताया गया कि कोई भी कोताही जो है वो नहीं बरती जाएगी और अच्छे से अच्छा उपचार उनका किया जाएगा। इसके बाद क्योंकि दिल्ली पुलिस
कमिश्नर सतीश गोलचा वहां पर मौजूद थे। उन्होंने पूरा ब्रीफ किया कि क्या क्या कार्रवाई अब तक की गई है, किस तरीके से जो लोग हैं उनके जिन लोगों ने ब्लास्ट किया उनके खिलाफ यूएपी का केस रजिस्टर किया। तमाम तफ्तीश में जो डिटेल में प्रधानमंत्री को बताया गया और उसके बाद लगभग आधे घंटे हॉस्पिटल के अंदर एलएनजेपी के अंदर प्रधानमंत्री रहते हैं, उसके बाद वहां से निकलते हैं। तो निश्चित रूप से जिस तरीके से प्रधानमंत्री शुरू से ही हम देखते हैं कि किस तरीके से उनका वर्किंग स्टाइल रहा है, वो जैसे ही भूटान से दिल्ली पहुंचते हैं, दिल्ली से सीधा एलएनजेपी अस्पताल का रुख करते हैं, घायलों से मिलते हैं, दिल्ली पुलिस कमिश्नर उनको पूरा ब्रीफ करते हैं और उसके बाद वो यहां से जो है वो निकल जाते हैं। तो अब क्योंकि कई अहम मीटिंग्स उन्होंने जो है वो करनी है, जिसमें गृह मंत्री से भी उनकी मुलाकात होगी, तो ये तमाम चीजें हैं। प्रधानमंत्री आते ही अब एक्शन मोड में दिल्ली आते ही दिखने लगे हैं। जी मीनाक्षी। बिल्कुल अतुल, आप बने रहे हमारे साथ। हमारे सहयोगी भास्कर भी जुड़े हुए हैं। भास्कर, मैं ये जो तस्वीरें देख रही हूँ, एक एक पीड़ित से, एक एक घायल से, किसी के सिर पर हाथ रखकर, किसी के बेड की तरफ आगे झुककर वो एक एक पीड़ित व्यक्ति से बात करते हुए, उनका हालचाल जानते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आप बता रहे हैं कि 12 मासूमों ने तो अपनी जान गंवाई, लेकिन जो घायल भी हुए हैं, बहुत से ऐसे पीड़ित हैं जिन्हें उपचार की ऐसी जरूरत है। क्रिटिकल मरीज भी हैं, क्रिटिकल पीड़ित भी हैं जो एलएनजेपी अस्पताल में इलाज पा रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल, देखिए तकरीबन 19 लोग घायल हैं जो इस वक्त अभी यहाँ पे एलएनजेपी हॉस्पिटल में हैं और एक सुश्रुत ट्रॉमा सेंटर हॉस्पिटल में है। सभी पीड़ितों से, सभी घायल व्यक्तियों से प्रधानमंत्री ने एक एक करके मुलाकात की है, उनका हालचाल जाना है और साथ ही जो उनको स्वास्थ्य सेवा की जरूरत है उसमें कोई कमी तो नहीं है और क्या चाहिए, ये सब कुछ बातचीत हुई है पूरी आत्मीयता के साथ। सोचिए, वो व्यक्ति जो अपने किसी काम से निकला था घर से और अचानक से इस विस्फोट की चपेट में आता है, घायल होता है और उसके बाद इलाज चल रहा है और देश के प्रधानमंत्री उनके कंधे पे हाथ रखते हैं और कहते हैं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको हर तरह की मदद दी जाएगी, किसी चीज की कमी नहीं होगी। तो कितना बड़ा मनोबल बढ़ता है ऐसे व्यक्ति का। और साथ ही ये संदेश जाता है कि प्रधानमंत्री कितने गंभीर हैं इस बात को लेके। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि रात भर उन्होंने मीटिंग की, अगली सुबह वो विदेश दौरा पे थे, वहां पे उन्होंने दोहराया जो दोषी हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। और उसके बाद जैसे ही देश पहुंचे और सबसे पहले जो लोग घायल हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। तो ये ऐसे व्यक्तियों के लिए जो परेशान है, जो घायल हुए, जिनको चोट लगी है, ऐसे लोगों के पास अगर प्रधानमंत्री खुद पहुंचते हैं, हालचाल जानते हैं, इलाज में अगर किसी चीज की जरूरत है वो कहते हैं उनसे, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी सांत्वना वाली बात होती है कि देश का प्रधानमंत्री उनके साथ खड़ा है। तो ऐसे मौके पे जब वो लोग टूटे हुए हैं, जो वो लोग जो कि इस घायल के बाद में विचलित से थे, उनको एक सांत्वना मिलेगी कि प्रधानमंत्री भी हमारे साथ हैं और ये प्रतिबद्धता अपनी दोहराई है प्रधानमंत्री जी ने। सही शब्द आपने कहा, विचलित थे, एक तरीके का डर हो सकता है भास्कर इनके मन में होगा अपनी सेहत को लेकर, अपने परिवार को लेकर। हो सकता है 19 लोगों में से वो लोग भी हों पीड़ित में जो अपने घर वालों के खैर ख्वाह खुद हों, जो उनका भरण पोषण करने के लिए अकेले ये जिम्मेदारी उठा रहे हो। आप देखें, अगर वहां पर एक सांत्वना मिलती है और डायरेक्टली प्रधानमंत्री से सांत्वना मिलती है तो एक राहत के साथ जरूर ये तमाम पीड़ित इस वक्त ले रहे होंगे, क्योंकि बड़ी आत्मीयता अतुल इस मुलाकात में और इस तस्वीर में दिखाई दे रही है। एक एक पीड़ित से उनके बेड पर जाकर, किसी के सिर पर हाथ रखकर, किसी के कंधे पर हाथ रखकर वो उनका दुख साझा करने की कोशिश करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। देखो मीनाक्षी, देखिए जैसे ही प्रधानमंत्री घायलों से मिले तो एक एक करके जो भी घायल थे एक एक के बेड पर वो गए, सबसे सबको मिले, उनसे उनका नाम पूछा, हालचाल पूछा, किसी के कंधे पे हाथ रखा, किसी के सर पर हाथ रखा, तो उनको एक विश्वास दिलाया कि सरकार जो है वो पूरे उनके साथ खड़ी है, किसी तरीके से घबराने की उनको जरूरत नहीं है, अच्छा ट्रीटमेंट उनको यहाँ पर मिलेगा और वो जल्द ही स्वस्थ होंगे। ऐसा प्रधानमंत्री ने जितने भी लोग घायल थे जिनसे मिले उनको ये बोला, उनसे ये बात की। तो प्रधानमंत्री जिससे भी मिलते हैं,
जिससे बात करते हैं, बड़े मन से करते हैं, आत्मीयता से बात करते हैं। और वैसा ही जो घायल लोग थे उनसे मिलने के बाद प्रधानमंत्री ने उनको सांत्वना दी, उनको ये बोला कि जानकारी मैं आपसे चाहती हूँ, आपने अपने पिछले बयान में ये बताया कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे तो उनके साथ सतीश गोलचा दिल्ली सीपी भी दिखाई दे रहे थे। तो निश्चित ही जो अस्पताल के अधिकारी हों, चाहे दिल्ली पुलिस के अधिकारी हों, उन तक भी कोई दिशा निर्देश जरूर पहुंचाए गए होंगे। तो अस्पताल के अधिकारियों से और डॉक्टर्स से उनकी क्या बातचीत हुई? क्या आपके सोर्सेस इस पर कुछ जानकारी दे पा रहे हैं? देखिए बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली पुलिस और एलएनजेपी अस्पताल प्रशासन को ये पहले ही पता लग गया था कि प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचने वाले हैं, उनको बता दिया गया था। तो जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा, वो प्रधानमंत्री के पहुंचने से आधे घंटे पहले ही एलएनजेपी अस्पताल पहुंच गए थे। प्रधानमंत्री सबसे पहले घायलों से मिले, उनसे मुलाकात की, सबको सांत्वना दी और उसके बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर से पूरा जो ये इंसिडेंट हुआ, क्या क्या कार्रवाई पुलिस कर रही है, वो तमाम जानकारी दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा से ली। तो सतीश गोलचा जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर, उन्होंने तमाम जितना भी अब तक इस पूरा टेरर मॉड्यूल है उसके ऊपर काम किया गया है, वो तमाम डिटेल्स दी, कैसे एजेंसियां काम कर रही हैं, ये प्रधानमंत्री को बताया। तो करीबन 10 से 12 मिनट प्रधानमंत्री ने जो है वो जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा, उनसे भी वहां पर बात की, उन्होंने पूरा ब्रीफ किया। और उसके बाद प्रधानमंत्री पहले घायलों से मिलते हैं, फिर दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात करते हैं और उसके बाद जो है वो अपने आवास के लिए रवाना होते हैं। तो लगभग आधे घंटे प्रधानमंत्री वहां पर रहे। सबसे पहले वो घायलों से मिलते हैं, सबको एक एक घायल के वो बेड पर गए, उनसे मुलाकात की, उनसे काफी देर बात करी और उसके बाद जो है वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने पूरा उनको ब्रीफिंग दी। तो अब प्रधानमंत्री जो है वो अपने आवास, सरकारी आवास के लिए निकल चुके हैं, प्रधानमंत्री आवास के लिए निकल चुके हैं। तो अब क्योंकि प्रधानमंत्री भूटान से जब आते हैं, दिल्ली लैंड करते हैं, तो उसके बाद सीधा एलएनजेपी अस्पताल पहुंच जाते हैं घायलों से मिलने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है प्रधानमंत्री की जो वर्किंग स्टाइल है, कैसे वो काम करते हैं। वो वहां पर जब भूटान में थे तब भी वो काफी इस बात की लगातार चिंता कर रहे थे कि जैसे दिल्ली के अंदर ब्लास्ट हुआ है, इतने 12 लोगों की उसमें डेथ हुई है, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री सीधा उतरते हैं, भूटान से आते हैं और सीधा एलएनजेपी अस्पताल पहुंचते हैं। जी मीनाक्षी। देखिए, पॉलिटिकल छीटाकशी में उनके विरोधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह आरोप जरूर लगा सकते हैं कि जब देश में इतनी बड़ी घटना हो गई है, जब ब्लास्ट हो गया है, तो प्रधानमंत्री अपने भूटान के दौरे पर कैसे जा सकते हैं। लेकिन जब कोई देश का सर्वोच्च पद और उसकी जिम्मेदारियां निभा रहा होता है और उनके पहले से कुछ अगर प्रस्तावित कार्यक्रम होते हैं और खासतौर पर अगर वो विदेशी कार्यक्रम होते हैं, तो उनको टाल देना कोई आसान कार्य नहीं होता है। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने भूटान दौरे पर जाना पड़ा। और इस दौरान, चाहे वो दौरा करने से पहले हो, दौरे के दौरान हो, वो लगातार इस पूरी घटना का जिक्र करते रहे। उन्होंने ये भी कहा कि भारी मन से उन्हें ये कहना पड़ रहा है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दोषियों को भी बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी सजा मिलेगी। आपको याद होगा कि जब पहलगाम में भी आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और ये भी कहा गया था कि ये ऑपरेशन अब भी जारी है। तो जिन जिन आतंकी संगठनों का इसमें हाथ लिप्त पाया जाता है, तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी, ये तो तय मानकर चलिए। लेकिन अपनी जिम्मेदारियों का, अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियां जो हैं, एक राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर वो जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही भारत पहुंचते हैं, लैंड करने के साथ साथ ही वो सीधा एलएनजेपी अस्पताल पहुंचते हैं, जहां पर उन्होंने पीड़ितों से उनका हालचाल जाना। तकरीबन आधे घंटे का वक्त उन्होंने वहां पर बिताया और अब वो यहां से निकल चुके हैं। तस्वीरें लगातार हमने आपको दिखाई। और इस वक्त जो फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल है, उसकी कड़ियां देश के और किन किन राज्यों से जुड़ रही है, ये चिंता पैदा करने वाला भी है। लेकिन इसके खिलाफ जांच एजेंसियां कैसे कार्रवाई कर रही है, ये जानकारी आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। अभी तक फरीदाबाद से, सहारनपुर से यानी कि हरियाणा से गिरफ्तारी हुई थी, जम्मू कश्मीर से एक डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई, खबर आई उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की भी एक डॉक्टर है, डॉक्टर शाहीन शाहिद, और उसका भाई डॉक्टर परवेज शाहिद, इनकी भी गिरफ्तारी हुई। लेकिन अब जानकारी के मुताबिक ठाणे, और ठाणे ही नहीं बल्कि पुणे में भी कुछ डॉक्टर आतंकियों का इसी तरीके का पूरा एक मॉड्यूल काम कर रहा था और उनकी रणनीति ये थी कि भारत में कोई एक ब्लास्ट नहीं बल्कि सीरियल ब्लास्ट को अंजाम देना है, जिसमें वो फेल हो गए। फिर चाहे वो दीपावली के दिन का ब्लास्ट हो, चाहे वो 26 जनवरी को टारगेट कर रहे थे, चाहे वो लाल किले को टारगेट कर रहे थे, या फिर अयोध्या और बनारस जैसी धार्मिक नगरियों को वो टारगेट कर रहे थे। ये एक एक करके टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश हो चुका है और इसमें कौन कौन से आतंकी संगठन जुड़े हुए हैं, एनआईए इसकी भी जांच कर रही है। कौन कौन इनका मददगार था, विस्फोटक कहां से
जाए, कहां की तरफ आगे पहुंचाने थे, इसको लेकर ये जानकारी आ रही है। और दिल्ली धमाके की जांच में अभी एक और बड़ा खुलासा ये हुआ है कि आतंकियों की प्लानिंग दिल्ली में मुंबई जैसे ही 26/11 हमले को अंजाम देने की थी। आपको बता दें, मुंबई की तरह ही दिल्ली को दहला देने के लिए आतंकी पिछले 11 महीने से, यानी कि जनवरी से लेकर अभी नवंबर तक वो साजिश रचते रहे। दिल्ली एनसीआर में कई हाई प्रोफाइल इलाकों की रेकी हो रही थी। आतंकी लाल किले के अलावा इंडिया गेट, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, गौरी शंकर मंदिर समेत दिल्ली के बड़े रेलवे स्टेशन और शॉपिंग मॉल तक को भी अपने टारगेट पर रखे हुए थे। इसे दहला देने की साजिश थी। दिल्ली एनसीआर में सीरियल ब्लास्ट करने की साजिश थी, ठीक वैसे ही जैसे 26/11 मुंबई हमला हुआ था। दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई अभी एक और बड़ी खबर आ रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आतंक के फरीदाबाद मॉड्यूल ने 200 से ज्यादा शक्तिशाली आईडी तैयार करने की योजना बनाई थी। इन आईडी को एक साथ दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद के हाई प्रोफाइल टारगेट का इसमें इस्तेमाल करना था। पुलिस सूत्रों का कहना यह है कि धार्मिक स्थलों को निशाना बनाकर इनकी रणनीति तो ये थी कि सांप्रदायिक तनाव पैदा किया जाए। सांप्रदायिक तनाव बढ़ेगा, हिंसा भड़केगी और इसका सहारा लेकर दिल्ली एनसीआर समेत भारत में एक अनरेस्ट पैदा होगा। आपको जानकारी दे दें, जो डॉक्टर मुजम्मिल फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया, उससे हो रही पूछताछ में इन तमाम बातों का खुलासा हुआ है। डॉक्टर मुजम्मिल ने पूछताछ में बताया कि मुजम्मिल के फोन के डंप डेटा से जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक दोनों ने रेड फोर्ट की, यानी कि डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल ने रेड फोर्ट की रेकी की थी। और इस रेड फोर्ट की रेकी के दौरान एक बार नहीं 2-3 बार वो इस इलाके में आए थे और जनवरी के महीने में ये रेकी हुई थी। पूछताछ में जांच एजेंसी को ये भी पता चला है कि 26 जनवरी पर लाल किले को टारगेट करना था और जब वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए तो उनका अगला निशाना दीपावली का समय था, जब भीड़ भाड़ वाले इलाके में वो इसी तरीके का धमाका बड़ा करना चाहते थे जिसमें ज्यादा से ज्यादा नुकसान होता। और आखिरकार जब ये प्लान भी फेल हो गया तो 10 नवंबर की शाम 6:50 पर उमर ने लाल किले के पास धमाका करके 12 लोगों की जान ले ली। तो डॉक्टर्स का ये जो नेटवर्क है, दिल्ली, फरीदाबाद, गुरुग्राम में हमला करने की फिराक में था, बनारस, अयोध्या में हमला करने की फिराक में था। इसी डॉक्टर टेरर का एक मॉड्यूल पुणे में भी काम कर रहा था, ठाणे में भी काम कर रहा था। एक एक करके तमाम जानकारियां निकलकर सामने आ रही है। तो 26 जनवरी को बड़ा धमाका करने की प्लानिंग थी, वो नाकामयाब रही। फिर दीपावली के दिन बड़ा धमाका करने की साजिश थी, लेकिन वो भी नाकाम रही। और इसके बाद फिर आखिरकार जब फरीदाबाद में ये डॉक्टर मॉड्यूल टेरर का पूरा बर्स्ट हुआ तो ये उमर अपनी i20 कार लेकर दिल्ली के लाल किले के पार्किंग में पहुंचा और आनन फानन में ये धमाका हुआ जिसमें 12 लोगों की जान गई, 19 लोग घायल हुए। 10 नवंबर जिस शाम को कार में जब ये धमाका हुआ उसका एक और नया सीसीटीवी फुटेज भी इस वक्त आपके सामने हम रख रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज लाल किले की पार्किंग का है। 10 नवंबर की दोपहर 3:19 पर i20 कार लाल किले की पार्किंग में गई थी। ये तस्वीर आप देखें, इसकी सीसीटीवी फुटेज, यानी कि जब i20 कार लाल किले की पार्किंग में दाखिल हो रही थी वो पूरी तस्वीर कैप्चर हुई है। और 10 नवंबर को दोपहर 3:19 पर i20 कार जब पार्किंग में दाखिल हुई उस वक्त से लेकर कार की पार्किंग में बाहर आने तक उमर मोहम्मद जो पेशे से डॉक्टर है वो उसी कार के अंदर बैठा रहा। 1 सेकंड के लिए भी वो इस कार से बाहर नहीं आया। और फिर शाम 6:50 पर लाल किले की पार्किंग से ये i20 कार डॉक्टर उमर मोहम्मद लेकर बाहर आता है और उसके बाद बमुश्किल 6 से 7 मिनट के अंदर जोरदार धमाका होता है और इसकी भी सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ चुकी है। आपको बता दें, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर अभी आ रही है। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों के निशाने पर अयोध्या और वाराणसी जैसे धार्मिक स्थल भी टारगेट पर थे।
आतंकी अयोध्या में भी विस्फोट करना चाहते हैं। आप जानते हैं कि अयोध्या हमेशा से ही बड़ी एक सेंसिटिव नगरी रही है। राम मंदिर के बन जाने के बाद जिस तरीके के आतंकी खतरे उस मंदिर पर भी मंडरा रहे हैं, इसे देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा वहां पर भी बढ़ती जा रही है। लेकिन इन आतंकियों के निशाने पर बनारस और अयोध्या की, यानी ये दोनों धार्मिक नगरियां भी थी। इसके लिए गिरफ्तार हो चुकी डॉक्टर, जिसकी गिरफ्तारी लखनऊ से हुई है, डॉक्टर शाहीन शाहिद ने बकायदा स्लीपर मॉड्यूल को एक्टिवेट करके रखा था इससे पहले कि वो अपने मंसूबे में कामयाब हो पाती। शाहीन शाहिद की भी गिरफ्तारी हो गई और उसके भाई डॉक्टर परवेज की भी गिरफ्तारी हो गई। और शाहीन शाहिद के बारे में जब आप जानेंगे तब हैरानी होगी। एक ऐसी डॉक्टर जिसने यूपीपीएससी टॉप किया हो, जो अपने स्कूल में लगातार टॉपर रही हो, जो एकेडमिकली एक्सीलेंट रही हो, वो इस तरीके से स्लीपर सेल से कैसे जुड़ गई, वो आतंकी संगठन से कैसे जुड़ गई, वो आतंकी गतिविधियों में कैसे लिप्त हो गई, ये एक बड़ा सवाल है। हमारे सहयोगी अतुल भाटिया जुड़े हुए हैं। प्लान केवल दिल्ली को दहलाने का या ये रेड फोर्ट में जो धमाका हुआ उसका नहीं था अतुल, अयोध्या, बनारस को भी टारगेट पर लिया था और उसके लिए शाहीन शाहिद को जिम्मा दिया गया था। देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, आप समझिए कि 2900 किलो विस्फोटक मिलना दिल्ली के पास फरीदाबाद के अंदर, साजिश बहुत बड़ी थी। 200 आईईडी बनने थे और उसके बाद टारगेट जिस तरीके से हम बता रहे हैं कि दिल्ली के अंदर कई टारगेट्स थे उनके। ये जो पूरा ब्लास्ट हुआ लाल किले पे जहां पर हम मौजूद हैं, इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि पैनिक किस तरीके से इन लोगों के अंदर हो गया था। पूरी जो डॉक्टर चौकड़ी है वो पकड़ी जा चुकी थी। जे.एंड.के पुलिस इंटेलिजेंस ब्यूरो जिस तरीके से काम कर रहा था, 95% जो लोग थे उनको पकड़ा जा चुका था। डॉक्टर उमर जो है वो लगातार फरार चल रहा था, उसको लेकर दबिश जो है वो कई जगह की जा रही थी। लेकिन वो जिस तरीके से निकलता है, सुबह फरीदाबाद से निकलता है और उसके बाद लाल किले की जो पार्किंग है वहां पर आकर रुक जाता है, वहीं पर अपनी गाड़ी खड़ी करता है, 3 घंटे रुकता है और फिर उसके बाद जब वो निकलता है शाम में, तो जब पीछे से वो लाल किले के पीछे की तरफ से आता है, यहां पहुंचता है लाल किले से ठीक पहले गेट नंबर 4 के आगे, और वहां पर उसकी गाड़ी के अंदर ब्लास्ट होता है। पुलिस और जो एनआईए की टीम, जो स्पेशल सेल की टीम है, वो लगातार ये कह रही है कि ये एक पैनिक अटैक था, क्योंकि डॉक्टर उमर इस बात को जान चुका था कि उसके जितने भी जो बाकी सहयोगी थे उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अतुल, आप बने रहे हमारे साथ। अभी एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों तक ये खबर हम पहुंचाते हैं। घायलों से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला रिएक्शन आपको बता दें, जो धमाके के पीछे हैं उनका हिसाब होगा। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान दौरे से वापस लौटते ही एलएनजेपी अस्पताल जाकर दिल्ली धमाके में घायल हुए पीड़ितों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी एक्स पोस्ट पर लिखा, उन्होंने कहा कि घायलों से मुलाकात हुई, जो धमाके के पीछे हैं उनका हिसाब होगा। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। साजिशकर्ताओं को न्याय के कटघरे में लेकर आएंगे। ये बड़ी खबर आ रही है अतुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एलएनजेपी अस्पताल में पीड़ितों से मुलाकात के बाद अपने जो रिएक्शन है, अपनी जो भावनाएं हैं, उसे एक्स पोस्ट पर लिखा। उन्होंने कहा कि घायलों के जल्द स्वस्थ होने की वो कामना करते हैं और धमाके में जो लिप्त हैं उनका हिसाब होगा। साजिशकर्ताओं को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। अतुल, बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री जब भूटान से आते हैं, दिल्ली लैंड करते हैं, सीधा एलएनजेपी अस्पताल जाते हैं, वहां पर घायलों से मिलते हैं, दिल्ली पुलिस कमिश्नर उनको ब्रीफ करते हैं, उसके बाद वो यहां से निकलते हैं और बाकायदा सोशल मीडिया पे ये पोस्ट करते हैं। तो अब क्योंकि जिस तरीके से हम पहले भी बता रहे थे मीनाक्षी की, जो पूरा टेरर मॉड्यूल है उसको 95% तक बस्ट कर लिया था। एक्सप्लोसिव भारी मात्रा में जो है लगभग 2900 किलो रिकवर किया जा चुका था। जो खुफिया एजेंसी, जो जैसा कि हम कल भी इस बात को कह रहे थे कि सुरक्षा एजेंसी, खुफिया एजेंसी लगातार काम कर रही थी, जो पूरा मॉड्यूल था वो पकड़ा जा चुका था। डॉक्टर उमर जो है उसकी तलाश लगातार की जा रही थी और जब डॉक्टर उमर पार्किंग के अंदर छुपता है उसके बाद वो बाहर निकलता है और पैनिक अटैक इसको जो है वो जांच एजेंसी और सुरक्षा एजेंसियां कह रही हैं और ये भी कह रही है कि ये हमला बहुत साजिश में हो या साजिश के तहत हो, वो सारी परतें तो धीरे धीरे करके खोली जाएंगी अतुल। लेकिन अभी एक बड़ी खबर आ रही है, ये डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर तुर्की भी गए थे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, डॉक्टर्स के टेरर नेटवर्क को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर धमाके से पहले तुर्की गए थे
और तुर्की में दोनों आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के हैंडलर से मिले थे। जांच एजेंसी को दोनों के पासपोर्ट में तुर्की का स्टैंप मिला है। वहीं इस मामले में गिरफ्तार बाकी डॉक्टर्स से भी पूछताछ की जा रही है। लखनऊ में परवेज अंसारी, जो कि डॉक्टर शाहीन शाहिद का भाई है, उससे भी पूछताछ हो रही है। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल को लेकर सवाल जवाब किए जा रहे हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर फरीदाबाद से भी, अल फलाह यूनिवर्सिटी में एनआईए की ताबड़तोड़ रेड चल रही है। एनआईए की एक और टीम अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची है। एनआईए की 4 गाड़ियां इस वक्त यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर गई हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। 4 राज्यों की पुलिस, एनआईए की टीम इस वक्त अंदर मौजूद है। एनआईए की टीम कॉलेज की फैकल्टी और स्टूडेंट से पूछताछ कर रही है। अब आप देखें, इस पूरे टेरर मॉड्यूल का एपिसेंटर अगर आप देखेंगे तो वो अल फलाह यूनिवर्सिटी ही है। फिर इसमें डॉक्टर मुजम्मिल हो, डॉक्टर उमर हो, जो इस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे, जहां पे ये विस्फोटक सारा बरामद हुआ है, सारे तार इसी यूनिवर्सिटी से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर अभी एक और बड़ा खुलासा हुआ है। अस्पताल में आतंकी लिंक वाला डॉक्टर काम कर रहा था। जी हां, आतंकी लिंक होने पर एसएमएचएस अस्पताल से उसे बर्खास्त किया गया था। डॉक्टर निसार इसका नाम बताया जा रहा है। डॉक्टर निसार, जो कि एसएमएचएस अस्पताल में काम कर रहा था, लेकिन जब अस्पताल के अधिकारियों को इस बात का अंदेशा हुआ कि इसके लिंकेज रेडिकलाइज्ड और आतंकी ग्रुप से हो सकते हैं, तो इसे बर्खास्त कर दिया गया था। डॉक्टर निसार पर साल 2023 में केस भी दर्ज किया गया था। डॉक्टर निसार दिल्ली ब्लास्ट के बाद से फरार है। डॉक्टर निसार की बेटी को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अल फलाह यूनिवर्सिटी में तो एक तरफ जहां पर पूछताछ की जा रही है, वहीं डॉक्टर निसार की बेटी को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। एसएमएचएस अस्पताल से इसे आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने की वजह से साल 2023 में निकाला गया था। इसी बीच एक और बड़ी खबर, अल फलाह अस्पताल को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। 7 साल से डॉक्टर उमर इसी अस्पताल में काम कर रहा था। जरा सोचिए, अल फलाह में बीते 7 साल से एक रेडिकलाइज्ड माइंड का डॉक्टर अस्पताल में काम कर रहा था। डॉक्टर मुजम्मिल 5 साल से अस्पताल में तैनात था। अस्पताल का मालिक जो जावेद सिद्दीकी है, वो बटला हाउस का रहने वाला है। अल फलाह अस्पताल में 250 लोग केवल कश्मीर के ही हैं। प्रिंसिपल भूपेंद्र कौर आनंद से एनआईए इस वक्त पूछताछ कर रही है। प्रिंसिपल भूपेंद्र कौर हैं, जो इस यूनिवर्सिटी की प्रिंसिपल हैं, उनसे भी इस वक्त पूछताछ हो रही है। इंडिया टीवी संवाददाता अनामिका गौड़ इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। उनकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी, जो कश्मीरी डॉक्टर्स के वाइट कॉलर मॉड्यूल का एपिसेंटर बन चुका है, उसी यूनिवर्सिटी के 2 डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल दिल्ली ब्लास्ट में शामिल थे। इस समय हम उसी यूनिवर्सिटी के बाहर मौजूद हैं और जब हम यूनिवर्सिटी के अंदर गए, हॉस्पिटल के अंदर गए, तो हमने पाया कि ये भले ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल हो, लेकिन यहाँ इलाज लोगों का फ्री में किया जा रहा है। हम भी गए, हमने एक पर्ची बनाई जिसमें डॉक्टर ने भी कंसल्ट किया और कुछ टेस्ट भी लिखे। इसका बिल हुआ था 725 रुपए, लेकिन कोई पैसे नहीं लिए गए। ये कहा गया कि यहाँ पे पैसे नहीं लिए जाते हैं। बाकायदा डॉक्टर्स के सजेशन के बाद एक्सरे भी किया गया, इस एक्सरे के भी पैसे नहीं लिए गए, केवल दवाइयों के पैसे जो है वो मेडिकल स्टोर ने लिए। अब ये यूनिवर्सिटी भी संदेह के घेरे में है, एनआईए के जांच के घेरे में है, क्योंकि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जहाँ पे 250 से ज्यादा कश्मीरी स्टूडेंट रहते हैं और 3 डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनका नाम अब टेररिस्ट एक्टिविटी में आ रहा है। डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन, जो कि डॉक्टर मुजम्मिल की करीबी बताई जा रही है। डॉक्टर्स, यहाँ काम करने वाले बाकी डॉक्टर्स ने बताया कि हॉस्पिटल की हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं दी जाती है। केवल 30 से 40 हज़ार की सैलरी में रेजिडेंट डॉक्टर्स यहाँ
काम कर रहे हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी पढ़ाते हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि एक ये फरीदाबाद का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। अलग अलग देश के राज्यों से यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं, मगर इस हॉस्पिटल में कोई भी सुपर स्पेशलिटी फैसिलिटी नहीं है। कोई न्यूरोलॉजी का डॉक्टर नहीं है, कोई कार्डियोलॉजी का डॉक्टर नहीं है। केवल हल्के फुल्के खांसी जुकाम के लिए रेजिडेंट डॉक्टर ही यहाँ पे इमरजेंसी में देखते हैं। एक्सरे कर दिया जाता है या फिर खून की जांच कर दी जाती है। केवल छोटे मोटे टेस्ट ही यहाँ पे किए जाते हैं। इतने बड़े हॉस्पिटल में जहाँ मेडिकल कॉलेज चल रहा है, रोजाना ओपीडी लगती है, वहाँ पे अभी तक आज तक एक भी डेथ केस नहीं आया है, क्योंकि केवल यहाँ पे खांसी जुकाम बुखार का ही इलाज किया जा रहा है। ऐसे में अब यूनिवर्सिटी का मालिक भी एनआईए के जांच के घेरे में है। यूनिवर्सिटी के लिए पैसा कहां से आता था, जो मनी का ट्रांजैक्शन है वो कहां से हो रहा था, इन सब बातों की जांच की जा रही है। इस बात की भी जांच की जा रही है कि यूनिवर्सिटी ने 1 साल पहले अपने प्रिंसिपल को क्यों चेंज किया। 1 साल पहले इस यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल एक आर्मी से रिटायर्ड ऑफिसर था। अब जो इस यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल हैं उनसे भी एनआईए की टीम और जो फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम है वो पूछताछ कर रही है, लेकिन जो कॉलेज का मालिक है उससे भी ये पूछा जा रहा है कि कैसे उसकी नाक के नीचे उसी की यूनिवर्सिटी में डॉक्टर्स का वाइट कॉलर टेररिस्ट मॉड्यूल चल रहा था और उसे कोई जानकारी नहीं है, या फिर वो भी इस मॉड्यूल का एक हिस्सा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल, इन दोनों का काम डॉक्टरी का नहीं था, बल्कि इनका काम था वहां पर आने वाले स्टूडेंट्स का, आने वाले स्टाफ का ब्रेन वॉश करना, उन्हें रेडिकलाइज करना। और हमारी रिपोर्ट से आपको ये पता तो चल ही रहा है कि तकरीबन 200 से 250 तो यहाँ का स्टूडेंट और स्टाफ कश्मीर का ही रहने वाला था। उनको रेडिकलाइज करना, उनका ब्रेन वॉश करने का काम करता था डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल। और डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल महीनों तक अस्पताल से गायब रहते थे, लेकिन उसके बावजूद अल फलाह मेडिकल कॉलेज ने कभी इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। ये भी शक पैदा करता है कि क्या इसका मतलब ये है कि जो अस्पताल का मालिक है या जो अस्पताल का प्रशासन है, सब लोग इसी टेरर नेटवर्क से जुड़े हुए थे या फिर इसके गलतियों को इग्नोर कर रहे थे। इसके पीछे कोई खास वजह रही। एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, अभी बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली पुलिस को एक संदिग्ध कार की तलाश है। लाल रंग की इको स्पोर्ट कार की तलाश कर रही है इस वक्त पुलिस। दिल्ली पुलिस की 5 टीम संदिग्ध कार की तलाश कर रही है। यूपी हरियाणा पुलिस को भी लाल कार को लेकर ये अलर्ट भेजा गया है। लाल रंग की इको स्पोर्ट कार है। हमारे सहयोगी कुमार सोनू इस वक्त ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं। सोनू, ये एक नई जानकारी है, ये इको स्पोर्ट कार, लाल रंग की कार, ये किस तरीके की कार है? क्या ये भी किसी आतंकी की कार है? क्या ये मूव कर रही है, यहाँ कहीं पे पार्क करके रखी गई है? क्या जानकारी आ रही है? देखिए, दिल्ली पुलिस ने जो है एक अलर्ट जारी किया है पूरी दिल्ली में, और इस पूरी दिल्ली में जो है इस गाड़ी को तलाशा जा रहा है। दरअसल ये इको स्पोर्ट्स जो है फोर्ड कंपनी की कार है, लाल रंग की कार है, और एसयूवी कार है, इसकी जो है तलाश कर रही है दिल्ली पुलिस की 5 टीमें जो हैं वो इस वक्त जो है इस गाड़ी की तलाश में लगी हुई है। दरअसल बताया जा रहा है कि i20 के साथ एक और जो है कार ये पूरे डॉक्टर्स गैंग के पास थी, जिसमें डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर शाहीन शाहिदा और इसके अलावा डॉक्टर उमर मोहम्मद, इनके पास एक इको स्पोर्ट्स कार भी थी लाल रंग की। फिलहाल जो है पुलिस अब उसकी तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है। यूपी हरियाणा पुलिस को भी जो है लाल रंग की गाड़ी की तलाश का एक पूरा अलर्ट जो है वो दिल्ली पुलिस ने भेजा है। जी, हमारे साथ कुमार लगातार बने हुए। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर हम आपको बता दें, और इस वक्त वो तमाम दर्शक जो इंडिया टीवी देख रहे हैं, अगर वो भी इस तरीके की कोई लाल रंग की इको स्पोर्ट कार संदिग्ध हालत में या अनअटेंडेड अगर कहीं देखते हैं तो वो भी दिल्ली पुलिस को इतला कर सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते, आतंकी 2 कार इस्तेमाल कर रहे थे, जिसमें से तो एक i20 कार थी सफेद रंग की जो दिल्ली धमाके में इस्तेमाल हुई है, तो वहीं दूसरी कार है लाल रंग की इको स्पोर्ट कार जिसके लिए इस वक्त
दिल्ली पुलिस में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इतना ही नहीं, यूपी और हरियाणा में भी ये अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली धमाके में डॉक्टर्स के टेरर मॉड्यूल के साथ कट्टरपंथी मौलवियों के नेक्सस को भी डिकोड किया जा रहा है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के साजिश के सूत्रधार मौलवियों को अरेस्ट किया जा रहा है। फरीदाबाद, सहारनपुर और जम्मू कश्मीर समेत कई जगहों से संदिग्ध आतंकी डॉक्टर्स पकड़े गए हैं। अब तक 8 डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया गया है। वहीं इस केस में 2 मौलवियों का नाम भी सामने आया है। एक मौलवी जम्मू कश्मीर के शोपिया का रहने वाला बताया जा रहा है, जो कि श्रीनगर के एक मस्जिद में इमाम के तौर पर काम कर रहा था। इसका नाम मौलवी इरफान अहमद है। वहीं दूसरा मौलवी हाफिज इश्तियाक है, जो कि मेवात का रहने वाला बताया जा रहा है। ये 2 गिरफ्तारियां, ताज़ा गिरफ्तारियां हैं, जिसमें मौलवियों के भी इस टेरर नेटवर्क को ध्वस्त किया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, शोपिया के मौलवी इरफान को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। इरफान अहमद पर डॉक्टर्स का ब्रेन वॉश करने का आरोप लगा है। इरफान अहमद की पत्नी का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट रहा, जिसे जांच एजेंसियों ने अपनी कस्टडी में लिया है। पुलिस को इरफान के पास से 5 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। इरफान अहमद श्रीनगर की मस्जिद का इमाम है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शोपिया का रहने वाला इरफान अहमद, जो कि श्रीनगर के एक मस्जिद में इमाम के तौर पर काम कर रहा था, वो अपनी पत्नी के साथ मिलकर डॉक्टर्स को रेडिकलाइज करने की कोशिश में लगा रहता था। पुलिस ने जब उसे गिरफ्तार किया और छापेमारी हुई तो 5 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। हम इस वक्त साउथ कश्मीर के शोपियन के नादीगाम इलाके में मौजूद है, जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने मौलवी इरफान को गिरफ्तार किया और ये सबसे बड़ी और अहम गिरफ्तारी जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए साबित हुई। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक जैश ए मोहम्मद के जो पोस्टर श्रीनगर के नौगाम इलाके में लगाए गए थे, वो मौलवी इरफान के कहने पर लगाए गए थे, जिसमें जैश ए मोहम्मद का प्रचार किया गया था, सिक्योरिटी फोर्सेस को थ्रेट किया गया था और लोगों से कहा गया था कि वो सरकारी फंक्शंस का हिस्सा ना बने। हम इस वक्त मौलवी इरफान के घर के बाहर खड़े हैं। मेरे पीछे आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। ये मौलवी इरफान का वही घर है जहाँ से मौलवी इरफान को अक्टूबर के महीने में गिरफ्तार किया गया था और उनके पास में से जैश ए मोहम्मद के कुछ पोस्टर्स श्रीनगर के उस घर से मिले थे जहां वो रहते थे। वो मस्जिद का एक रूम था जो उन्हें नमाज पढ़ाने के लिए वहां पर दिया गया था। वहां से जैश ए मोहम्मद के 3 पोस्टर्स जो है वो बरामद किए गए थे। मौलवी इरफान के बारे में कहा जाता है कि वो लोगों को रेडिकलाइज करता था, खासकर डॉक्टर का जो एक तबका था उन्हें रेडिकलाइज करने में जो है सफल रहे थे और युवाओं को जो है वो पोस्टर लगाने की जिम्मेदारी उन्होंने सौंपी थी। और जम्मू कश्मीर पुलिस को जब श्रीनगर के नौगाम इलाके में पोस्टर्स मिले जिस पर जैश का प्रचार किया गया था, तो पहली लीड जो थी फरीदाबाद की, वो वहीं से ही इस पूरे टेरर मॉड्यूल की मिली। जब मौलवी इरफान से पूछताछ की गई, इसने कई बड़े खुलासे किए और ये माना जा रहा है दिल्ली धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, एनआईए जैसे जैसे इस जांच को लेकर नए नए खुलासे करती जा रही है, पाकिस्तान की घबराहट बढ़ती चली जा रही है। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े हुए नए नए खुलासों और इसके पाकिस्तान से जुड़ते हुए तार, आतंकी संगठनों से जुड़ते हुए तार पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ा रहे हैं। मुल्ला मुनीर से लेकर ख्वाजा आसिफ तक ब्रह्मोस और तोपों की गड़गड़ाहट के इस डर के साए में जी रहे हैं। क्या पाकिस्तान का इस बार भूगोल बदलने जा रहा है? इसे समझने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. दिल्ली ब्लास्ट पर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दहशतगर्दों को चेतावनी दी तो पाकिस्तान में खलबली मच गई। वो कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई जो है इस किस्म का ड्रामा रचा के जो है दोबारा कोई एग्रेशन करने की कोशिश करें।
दिल्ली धमाके के बाद पाकिस्तान में पैनिक बटन फुल ऑन है। हमने अपने गार्ड जो है पिछले 6 महीने में जब से ये एनकाउंटर हुआ है बुनियानुल महसूस वाला, उससे गार्ड्स हमने नीचे नहीं किए। वी आर ऑन हाई अलर्ट। दिल्ली में बम ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान के हुक्मरानों की रात की नींद उड़ गई है। नींद में भी उन्हें ब्रह्मोस की आवाज सुनाई दे रही है। कहूँगा कि हिंदुस्तान मार्का हक के बाद तैयारी कर रहा है दूसरे हमले की और उसके लिए जवाब पैदा करना चाहता है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान डर के साए में है। हमला होगा, ये बोल रहा है पाकिस्तान। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान इज स्टिल एट द स्टेट ऑफ वॉर। दिल्ली धमाके के बाद एनआईए समेत तमाम जांच एजेंसियां जांच में जुटी हैं। ब्लास्ट को लेकर हर घंटे नए खुलासे हो रहे हैं। शुरुआती जांच में अब तक कुछ क्लियर नहीं हुआ है कि इस धमाके के पीछे कौन थे, लेकिन दहशतगर्दों के तार सरहद पार आतंकी संगठनों से जुड़े हो सकते हैं। दिल्ली धमाके के बाद पाकिस्तान में पैनिक बटन फुल ऑन है। हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलने वाले पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल मुल्ला मुनीर से लेकर वहां के हुक्मरानों की रात की नींद गायब हो गई है। पाकिस्तान को डर सताने लगा है कि अगर धमाके से जुड़े सबूत पाकिस्तान के खिलाफ मिल गए तो उसकी बर्बादी तय है। इसी खौफ से बीती रात पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, मोहसिन नकवी समेत कई कैबिनेट मिनिस्टरों की हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें सिक्योरिटी को लेकर चर्चा हुई। पाकिस्तान में इस बात की खूब चर्चा हो रही है कि दिल्ली धमाके के बाद भारत कभी भी हमला कर सकता है। पाकिस्तान के हुक्मरान खौफ में है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 कभी भी शुरू हो सकता है। जब तक वो नहीं पाकिस्तान का नाम ले रहे तब तक वो प्रेशर नहीं आ रहा। अगर पाकिस्तान का नाम ले दिया तो फिर आप हाई अलर्ट होगा फिर पाकिस्तान, क्योंकि एक्सपेक्ट किया जाएगा कि डोमेस्टिक कंपल्जन्स वहां पर हैं, कोई भी ऐसा एडवेंचर वो दोबारा कर सकते हैं। मैं आई वोंट रूल दैट आउट। जो आप जो बात कर रहे हैं उसकी बिल्कुल बड़ी स्ट्राक पॉसिबिलिटी जो है हमारे सामने है कि वो कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई जो है इस किस्म का ड्रामा रचा के जो है दोबारा कोई एग्रेशन करने की कोशिश करें। हमने अपने गार्ड जो है पिछले 6 महीने में जब से ये एनकाउंटर हुआ है बुनियानुल महसूस वाला, उससे गार्ड्स हमने नीचे नहीं किए। वी आर ऑन हाई अलर्ट के ऐसी कोई भी एडवेंचर या कोई इनिशिएटिव ले, मिलिट्री इनिशिएटिव इंडिया, तो हम उसको रिपेल कर सकें, उसको वी कैन पे देम बैक द सेम कॉइंस। बॉर्डर से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर हिंदुस्तान की फौज का ऑपरेशन त्रिशूल चल रहा है। जैसलमेर से सरक्रीक तक चल रहे इस ऑपरेशन से पाकिस्तान के दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं। तोपों की दिल दहला देने वाली आवाज और फाइटर जेट्स की गड़गड़ाहट से फर्जी जनरल मुल्ला मुनीर और उसकी आर्मी की घबराहट बढ़ गई। मैं समझता हूं कि जो इंडिया पाकिस्तान की जो जंग 6 दिन चली है ना, वो जंग रुकी नहीं है और वो जंग चल रही है। उसका तरीक़ेकार चेंज हो गया है और मैं समझता हूं कि इस तमाम हम उस कंफर्ट जोन में एज अ कौम हमें नहीं जाना चाहिए। जिस तरह से हम उस 6 दिनों में हमारी एक्टिविटीज थी, हमारा माइंडसेट था, हमारे तौर तरीके थे, हमारी लाइक्स और डिसलाइक्स थी। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान इज स्टिल एट द स्टेट ऑफ वॉर राइट नाउ। दिल्ली धमाके के बाद मुनीर समेत पाकिस्तान के कई हुक्मरानों की निगाह हिंदुस्तान की हर एक्टिविटीज पर है। अगर दहशतगर्दी के तार पाकिस्तान से जुड़ गए, अगर धमाका करने वाले दहशतगर्दों के आका सीमा पार के निकले तो हिंदुस्तान छोड़ने वाला नहीं है। हिंदुस्तान की सेना पाकिस्तान को एक बार फिर धुआं कर देगी। यही वजह है कि हमेशा शेखी बगाड़ने वाले ख्वाजा आसिफ ने हाथ खड़े कर दिए हैं। वो भी अब कबूल कर रहे हैं कि वो चाहे हिंदुस्तान हो या अफगानिस्तान, उनके साथ लड़ाई में शामिल नहीं है। कि पाकिस्तान इज नॉट इंटरेस्टेड इन फाइटिंग विद देम। अफगानिस्तान के साथ भी नहीं, हिंदुस्तान के साथ भी नहीं, क्योंकि हम जो है एक प्रोसेस से गुजर रहे हैं जहां हम मुल्क के जो इकोनॉमिक गेन्स जो हैं उनको जो है हम कंसोलिडेट कर रहे हैं।
पर हमारे लिए ये एक आप कह सकते हैं कि बड़ा क्रिटिकल जो है मसला है कि हम अपनी इकोनॉमिक जो घिरें बंधी हुई हैं कई सालों से, दहाइयों से, उसको आहिस्ता आहिस्ता खोल रहे हैं। इस दौरान जो है हम विल बी एब्सोल्युटली क्रेजी कि हम कहीं जाके दहशतगर्दी करनी शुरू कर दें। दिस इज नॉट इन आवर इंटरेस्ट। चाहे वो पहलगाम हो, चाहे वो काबिल हो, चाहे वो दिल्ली हो, ये कभी भी नहीं हो सकता। ये लॉजिक जो है इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर सकती इस चीज को कि पाकिस्तान जो है, जब द सिचुएशन इज एवरीथिंग इज इन फ्लक्स इस वक्त, और वो उस दौरान जो है हम इस किस्म के एडवेंचर जो है, इररिस्पांसिबल एडवेंचर्स करें जो है। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर हमारे साथ अग्रेशन की गई तो हम उसको जरूर जवाब में खाली नहीं जाने देंगे वार जो है। दिल्ली धमाके के बाद पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर फिर से शुरू होने का डर सता रहा है, तो पाकिस्तान बॉर्डर के पास भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन त्रिशूल और मरुज्वाला से उसकी नींद उड़ा दी।